तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम है राधे। मैं आज एडवांस सर्विंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कर्व चैप्टर के ऊपर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए कि ऐसे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप हमारे सारे लेक्चर के पीपीटी और नोट्स को लेना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक यहाँ पर नीचे मेंशन किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आपको पता है कि हम कर्व चैप्टर के ऊपर वीडियो की जो शुरुआत किए हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जो वीडियो चल रहा है वो हमारा चल रहा है सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, जिसका हमने यहाँ पर बेसिकली 3 मेथड को अच्छी तरह से समझ लिया है। और आज हम बात करने वाले हैं चौथे मेथड के बारे में, जो मेथड है हमारा यहाँ पर बाय ऑफसेट्स फ्रॉम कोड्स प्रोड्यूस, यानी कि जो हमारे कोड्स हैं, जी हाँ, जो हमारे कोड्स हैं उसकी मदद से जो ऑफसेट हमारा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, जी हाँ, वो हम किस तरह से उसकी मदद से हम यहाँ पर बना पाएंगे अपने कर्व को। तो दोस्तों, बेसिकली मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो को ना देख रखा हो तो जाकर के देखिए, यानी कि जो हमारा टेंजेंट की मदद से हम ऑफसेट लेकर के किस तरह से कर्व का डिजाइन करते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको अच्छी तरह से सिखाने का ट्राई किया है। तो वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। आज का वीडियो जिस तरह से मैंने कहा कि बाय ऑफसेट्स फ्रॉम कोड्स प्रोड्यूस, तो हमारा यहाँ पर कोड की मदद से प्रोड्यूस करना है। इसकी थियरी समझ लेते हैं दोस्तों कि दिस मेथड इज वेरी मच यूजफुल फॉर लॉन्ग कर्व एंड इज जनरली यूज्ड ऑन हाईवे। और ये कर्व ज्यादातर बनाने की प्रक्रिया वहां पर यूज होती है जहां पर हमें लॉन्ग कर्व लेना है, और जैसे कि हमारा हाईवे का कर्व तैयार करना हो गया वहां पर उस जगह पर। और इसके बाद इसके लिए एक और कंडीशन है कि थियोडोलाइट इज नॉट अवेलेबल, मतलब कि जब थियोडोलाइट मशीन हमारे पास ना हो तब भी हम इस कर्व का डिजाइन आसानी पूर्वक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि थियोडोलाइट मशीन हम ले ही नहीं जा सकते, इतने गरीब हो गए। इसका मतलब ये कहना चाहता है दोस्तों कि लोकल अट्रैक्शन जहां पर ज्यादा क्रिएट हो, बेसिकली जैसे कि जहां पर ट्रांसमिशन लाइन जा रही हो, जहां पर लोकल अट्रैक्शन ज्यादा क्रिएट हो, जहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन गलत बताता हो, क्योंकि उसके आसपास ज्यादातर यहाँ पर स्टील के स्ट्रक्चर आ जाएंगे, तो वो यहाँ पर जो है उसका लोकल अट्रैक्शन यानी कि जो उसका चुंबकीय गुणधर्म है वो यहाँ पर आकर्षित होगा, उसकी वजह से उसका यहाँ पर एंगल गलत भी बता सकता है। तो इसलिए वहां पर हम ज्यादातर ऐसे कर्व बनाने का टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो इसके कुछ मैंने यहाँ पर नोटेशन ऑलरेडी लिख रखे हैं कि जिससे आपको आसानी पूर्वक क्लियर हो। तो यहाँ पर इसका पहला नोटेशन कहता है T1A1 इज इक्वल्स टू T1A इज इक्वल्स टू इनिशियल सब कोड इज इक्वल्स टू C1। यहाँ पर क्या कहना चाहता है दोस्तों, T1A1 ये वाला पोर्शन और T1A दोनों सेम है, और इसको कहा जाता है दोस्तों इनिशियल सब कोड यानी कि जो 20 मीटर से छोटा हो, सबसे छोटा वाले कोड को कहा जाता है सब कोड, और उसके बाद के जो भी कोड तैयार होते हैं उन सभी को नॉर्मल कोड कहा जाता है। ये बेसिकली आप याद रखिएगा जब भी वाइवा में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो, कि हमारा यहाँ पर ज्यादा मैक्स टू मैक्स हमारा सब कोड कितना तैयार होगा, तो आप बता सकते हो जो स्टार्टिंग में सबसे छोटा वाला कोड तैयार हो उसे सब कोड कहा जाता है, और इसके बाद के जो कोड्स तैयार होंगे उन सभी कोड्स को नॉर्मल कोड कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, तो आगे हमारा यहाँ पर नॉर्मल कोड होगा AB, जिसे C2 की मदद से बताते हैं, देख सकते हो ये दोस्तों। मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा क्योंकि आगे पोर्शन वाला जो समझना है वो आगे है, बाकी थियरी आप सभी को पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, जो फॉर्मेट है वो आगे हमें समझना है, इसलिए मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं। तो दोस्तों, अब इसके बाद BD क्या कह रहा है, BD हमारा तीसरा कोड है जिसे नॉर्मल कोड कहेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आगे बात करें तो आगे हमारा यहाँ पर T1 भी है, T1 भी यानी कि बैक टेंजेंट, ये वाला पोर्शन हमारा बैक टेंजेंट कहलाता है। अब इसके बाद दोस्तों आगे का कह रहा है कि एंगल A1 T1A इज इक्वल्स टू डेल्टा, यानी कि डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ द फर्स्ट कोड, जो हमारा यहाँ पर T1A1A है, इनके बीच में जो यहाँ पर एंगल क्रिएट होगा ये हमारा यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल होगा। जी हाँ दोस्तों, उसका नोटेशन यहाँ पर डेल्टा की मदद से बताया गया है, ये कुछ इस तरह से होगा। अब इसके बाद आगे बात करो तो दोस्तों इसके अंदर हमें मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 3 ऑफसेट निकालने की प्रक्रिया बताई गई है। ड्राइंग में देख सकते हो 3 ऑफसेट्स लिए गए हैं इसके, O1 O2 O3। तो दोस्तों O1 हमारा यहाँ पर पहला ऑफसेट है, यानी कि A1 से लेकर के A तक की दूरी, A1 से लेकर के A तक की दूरी। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो B2 से लेकर के B तक की दूरी, ये यहाँ पर इसका दूसरा ऑफसेट है। और इसके बाद D2 से लेकर के D तक की दूरी, ये इसका तीसरा ऑफसेट है। अब इसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने फॉर्मूला बनाने के टेक्निक पर। इससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको सिखा देना चाहूंगा
थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देना चाहूंगा कि इसको हमें बनाना किस तरह से है। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको कहा कि T1V ये हमने यहाँ पर एक टेंजेंट लिया है कुछ इस तरह से, और इसकी सापेक्ष में हम यहाँ पर दूसरी एक लाइन ले लेंगे जो हमारी यहाँ पर डेल्टा एंगल जितना प्रोड्यूस कर रही होगी। और दोस्तों हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं T1 और ये हो जाएगा V, और यहाँ पर हम कुछ दूरी पर A पॉइंट जितना यहाँ पर ले लेते हैं डिस्टेंस, और एक हम ये छोटा सा कोड तैयार करते हैं। बेसिकली कोड तो नहीं है, हमने एक डिस्टेंस लिया है। अब हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ पर इंजीनियरिंग राउंडर की मदद से हमें यहाँ पर उसका नोकीला पोर्शन यहाँ पर रखना है और पेंसिल वाला पोर्शन इस पोर्शन पर, और इतना हमें यहाँ पर आर्क का डिस्टेंस ले लेना है और एक चाप हमें यानी कि एक आर्क हमें यहाँ पर मारना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ए डैश पॉइंट मिल जाएगा, सॉरी A1 पॉइंट मिल जाएगा हमें यहाँ पर। A1 पॉइंट जब हमें मिल जाएगा तो दोस्तों इस तरह से अगर हमें इसका डिस्टेंस पता हो, जी हाँ इसका डिस्टेंस पता हो, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर डेल्टा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसका डिस्टेंस निकाल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेंटर में, जी हाँ जो इसका मेन सेंटर होगा वहां से हम जो लाइन लेंगे ये दोनों, जी हाँ ऐसे बहुत सारे इसके यहाँ पर रेडियस क्रिएट होंगे, फिर जाके कर्व बनेगा। तो दोस्तों मान के चलते अभी हम यही दो को लेते हैं, तो हम जब ये दो को लेंगे, जी हाँ तो इसका यहाँ पर ये वाला पोर्शन तो आर कहलाएगा, तो आपको पता है। अब इसके बीच का अगर हमारे पास एंगल हो, जिस तरह से मैंने कहा ये हम यहाँ पर रेडियल मेथड की मदद से जब कर्व बनाना सीख रहे थे तो हम सीख चुके थे कि अगर हमें यहाँ पर सामने वाले पोर्शन आर्क का अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालना हो, या फिर आर्क या फिर कोड दोनों का ज्यादा यहाँ पर वेरिएशन नहीं रहता है, सेम रहता है। तो दोस्तों अगर हम उसका डिस्टेंस निकालना हो तो हमें बेसिकली इसका जो यहाँ पर लेंथ यानी कि जो रेडियस है उसको इंटू कर देना पड़ेगा उसके एंगल के साथ में। तो दोस्तों बेसिकली वही यहाँ पर करना है कि जो इसका ये एंगल है वही एंगल के साथ इसका लेंथ के साथ इंटू कर देना है, तो सामने वाले पोर्शन का आ जाएगा डिस्टेंस। तो दोस्तों उसी तरह से इससे पहले हमें इसका डिस्टेंस, ये जिस तरह से मैंने कहा, तो इसको निकालने के लिए पहले हम इस ट्रायंगल को सोल्व करेंगे और इस डिस्टेंस को निकालने के बाद इंटू कर देंगे एंगल के साथ और निकाल लेंगे ये वाले आर्क का डिस्टेंस यानी कि पहले ऑफसेट का डिस्टेंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारा मैंने यहाँ पर छोटा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अब प्रोसीजर किस तरह से करना है ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। नाउ यहाँ पर क्या कह रहा है, नाउ आर्क A1A इज इक्वल्स टू O1 इज इक्वल्स टू T1A इंटू डेल्टा, जो हमारा तैयार हो रहा है पहला समीकरण। जी हाँ दोस्तों, क्या बोल रहा है यहाँ पर A1A, ये हमारा क्या है ऑफसेट 1, जी हाँ जिसे O1 के थ्रू बताया गया है। अगर हमें इसका चाहिए डिस्टेंस तो जिस तरह से मैंने कहा कि जो इसकी T1A तक की डिस्टेंस है वो उसके साथ इंटू कर देना हमें एंगल को। जी हाँ दोस्तों, तो निकल जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो एंगल है वो भी चाहिए और इसके बाद हमें यहाँ पर T1A की भी वैल्यू चाहिए। तो आइए निकालते हैं दोस्तों। तो T1A की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा T1V इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट T। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा यहाँ पर T1 पॉइंट पर सर्कल स्टार्ट हो रहा है उसका टेंजेंट TV है। जी हाँ, मतलब ऐसा कहूँ कि TV में से जो T पॉइंट है वहां से हमारा यहाँ पर सर्कल स्टार्ट होगा। जी हाँ, एट सर्कल T1। जी हाँ, जिस तरह से कहा है। अब इसके बाद आगे बात करें दोस्तों, एंगल T1OA इज इक्वल्स टू 2 एंगल A1T1A इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर कह रहा है एंगल T1A, जी हाँ T1OA, सॉरी बड़ा वाला ट्रायंगल, मिस्टेक कर रहा हूं मैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल T1OA, ये वाला हमारा जो ट्रायंगल है वो, अब इसको हमें निकालना है तो इसका एंगल चाहिए हमें, इसका भी तो हमें एंगल चाहिए ना। तो इसका एंगल क्या कह रहा है दोस्तों, इसका एंगल हमेशा जो छोटा वाला ट्रायंगल ऊपर की ओर बनेगा उससे 2 गुना होगा। ये एक थंब रूल है। जी हाँ, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर लिखा है 2 एंगल A1T1A इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा, क्योंकि इसका एंगल हमने डेल्टा लिया था। तो इस तरह से इसका एंगल हो गया हमारा 2 डेल्टा। अब इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, तो आगे हमें यहाँ पर क्या निकालना था, T1A। जी हाँ दोस्तों, T1A हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस। तो जिस तरह से मैंने कहा कि इसका एंगल इंटू कर देना है इसका डिस्टेंस, क्योंकि जब हम इसके लिए यही प्रोसीजर कर सकते हैं, इसके लिए क्या हर के लिए यही प्रोसीजर होता है। तो जब इसके लिए जिस तरह से मैंने कहा कि इसका ये डिस्टेंस और इसका ये एंगल इंटू, हमने इसका जब हमें डिस्टेंस निकालना रहेगा तो इसका ये वाला डिस्टेंस इंटू इसका एंगल कर देंगे तो सामने वाले पोर्शन का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो दोस्तों वही यहाँ पर किया है, ये वाला पोर्शन इसका हो जाएगा R, इसका रेडियस है, और इंटू कर देना है हमें इसके साथ डेल्टा 2 डेल्टा, क्योंकि इसका एंगल है 2 डेल्टा। तो अब इस तरह से हमें यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मूला मिलेगा। डेल्टा को करता बना दूं तो जो 2R रहेगा वो हमारा चला जाएगा नीचे T1 के नीचे, और इस तरह से हमारा यहाँ पर दूसरा समीकरण निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, बेसिकली हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू करना है डेल्टा की, किसमें, हमें कर देना है इक्वेशन 1 के अंदर। तो हम इक्वेशन 1 जो हमारा O1 है, O1 निकालने का प्रोसीजर, तो O1 इज इक्वल्स टू T1A इंटू डेल्टा,
तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकली है T1A डिवाइड बाय 2R। अब यहाँ पर देख सकते हो T1A जब हम इंटू करेंगे तो T1A का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय 2R। और इस तरह से देखें तो हमारा T1 क्या है, T1 हमारा यहाँ पर बेसिकली C1 है। यहाँ पर मैं इरेज करके दिखाना चाहूंगा, देख सकते हो T1A की जो दूरी है वो हमारी यहाँ पर C1 है, तो C1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर पहला ऑफसेट निकलता है। अब यहाँ पर उसी तरह से दूसरा ऑफसेट भी निकलेगा। ये हमारा खाली पहले के लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा सब कोड है, बाकी सब आगे के हमारे नॉर्मल कोड है, उसको निकालने में ज्यादा टेंशन नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों हम आगे की ओर चलते हैं। आगे यहाँ पर क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द सेकंड ऑफसेट O2 ड्रू अ टेंजेंट AB1 टू द कर्व एट A टू कट द रियल टेंजेंट इन A डैश। क्या कहना चाहता है दोस्तों कि जब हम यहाँ पर O2 ऑफसेट का हम यहाँ पर जब वैल्यू ऑब्टेंड करेंगे तो हमारा यहाँ पर ड्रो टेंजेंट AB1, जो हमारा यहाँ पर AB1 है, ये हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। डैश लाइन से जो देख सकते हो यहाँ पर दिखाया गया है वो यहाँ पर हमारा टेंजेंट बनेगा। और बेसिकली अगर इसी टेंजेंट को मैं रियर में लूं यानी कि पीछे के साइड लूं तो दोस्तों यही टेंजेंट जाकर के यहाँ पर A डैश के ऊपर कट करेगा। जी हाँ, जो हमारा यहाँ पर रियर टेंजेंट यानी कि पीछे जो टेंजेंट तैयार हो रहा था T1V, उसके ऊपर जाकर के A डैश पॉइंट पर कट करेगा। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि जो इन T1A एंड द प्रोलॉन्ग इट टू अ पॉइंट B2 सच दैट द AB2 इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू C2 लेंथ ऑफ द सेकेंड कॉर्ड। जी हाँ, यहाँ पर क्या कहना चाहता है दोस्तों कि यहाँ पर जो इन T1A प्रोलॉन्ग अगर लेकर के जाए, जो T1A है इसको मैं आगे की ओर प्रोलॉन्ग करूं तो मुझे मिलेगा AB2। जी हाँ दोस्तों, AB2 मुझे मिला। अब AB2 A से लेकर के B2 तक की पॉइंट मिली, और इसी को अगर मैं देखूं तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर AB2 है और AB2 हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर सेम प्रोसीजर देखा जाए नीचे तो यही हमारा यहाँ पर AB है और इसी को हम यहाँ पर कहते हैं C2 और इसको कहा जाता है दोस्तों लेंथ ऑफ द सेकेंड कॉर्ड। और इसके बाद आगे बात करूं तो देन O2 इक्वल्स टू B2B, यानी कि जो अगर मैं O2 की वैल्यू की बात करूं तो O2 की वैल्यू B2 से लेकर के B तक की दूरी है। अब इसके बाद बात की जाए दोस्तों आगे, ऑफसेट्स ऑन टेंजेंट AB1 इक्वल्स टू B1B इक्वल्स टू C2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R। ये किस तरह से आया दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कहना चाहता है, AB1 B1B ये वाला पोर्शन, ये ट्रायंगल देखा जाए तो दोस्तों बेसिकली जिस तरह से हमने एक यहाँ पर बनाने की जो मैंने प्रक्रिया समझाई थी, हमने पहले क्या लिया, T1V लिया और उसकी सापेक्ष में एक यहाँ पर लाइन लिए जो हमारा T1A था, और इसके बाद बेसिकली एक आर्क मार करके इसकी दूरी के हिसाब से सेम जितना लेंथ रहेगा उतना आर्क मार के जो एंगल रहेगा उसके हिसाब से हमने ये यहाँ पर ट्रायंगल क्रिएट किया। और उसी तरह से जब मुझे यहाँ पर मैं कहा कि जो हमारा यहाँ पर AB1 रहेगा उसी को हमने यहाँ पर प्रोलॉन्ग किया, यानी कि आगे की ओर लेकर के गए हैं AB2 को, तो उसी तरह से हमारा जो ये वाला ट्रायंगल है ये भी हमारा सेम क्रिएट होगा। तो इसलिए दोस्तों देखा जाए तो बेसिकली जो यहाँ पर C1 लगाते थे यानी कि C1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R, उसी तरह से जब हम यहाँ पर निकालेंगे हमारा AB1B के लिए तो हमारा सेम निकलेगा, खाली यहाँ पर C1 की जगह पर C2 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसका लेंथ हमारा C2 है तो C2 डिवाइड बाय 2R इसका हो जाएगा। ये हमें यहाँ पर मिलेगा समीकरण 3। और इसके बाद आगे बात करें तो आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि अगेन एंगल B2AB1 इज इक्वल्स टू A डैश A T1 बिनिंग opposite angle sin T1 A dash and A dash A1 are both tangent, they are equal in length। यहां पर क्या कहना चाहता है दोस्तों, एंगल B2AB1 यानी कि B2AB1 कहां पर बन रहा है, B2AB1 ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, और इसके बाद पीछे बात करो दोस्तों तो पीछे वाला जो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है A dash A T1, सॉरी जी हाँ दोस्तों A dash A T1, A डैश हमारा ये रहा A T1। दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पर एंगल क्रिएट करेगा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में बनेगा, अपोजिट एंगल रहेगा। देख सकते हो दोस्तों ये वाला यहाँ पर बन रहा है और ये वाला यहाँ पर ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, तो इस तरह से दोनों यहाँ पर एंगल अपोजिट है। और इसके बाद बात कर रहा है दोस्तों कि sin T1A dash and A dash A are both tangent, they are equal in length। और जो हमारा यहाँ पर T1A है ये वाला टेंजेंट और इसके बाद जो हमने यहाँ पर लिया है A dash A1 ये टेंजेंट, ये दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर सेम होगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, A dash T1A इज इक्वल्स टू डेल्टा एंगल A dash A T1A, ये दोनों यहाँ पर मतलब ये जो एंगल है ये दोनों एंगल हमारा यहाँ पर डेल्टा यानी कि दोनों का एंगल सेम है। किस तरह से देख लीजिए दोस्तों, A dash T1A ये वाला जो एंगल बन रहा है ये, और इस तरह से मैं A dash A T1 बनाऊं तो ये वाला एंगल बनेगा ये, तो ये दोनों का एंगल जो डेल्टा है मान के चल तो इसका भी डेल्टा होगा तो इस साइड भी इसका भी डेल्टा बनेगा, मतलब दोनों का इज इक्वल्स टू ही होगा। अब इसके बाद आगे बात करूं दोस्तों तो आगे क्या कह रहा है कि B2A B1 इज इक्वल्स टू एंगल A dash A T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा। यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों B2A B1, और इसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पर एंगल
A-AT1 जिस तरह से मैंने कहा कि ये दोनों अपोजिट साइड एंगल बनाएगा, और अपोजिट साइड जब एंगल बनाएगा तो ये आपको पता होगा 10वीं में एक रूल था कि जब अपोजिट में जो एंगल बने वो सामने वाले कोण के साथ मतलब कि लागू पड़ता है, यानी कि उसके साथ भी उतने का ही एंगल बनाएगा। मतलब कुछ इस तरह से यहां पर मैं बोलूं तो इसको मैं मार्कर लेकर के बताना चाहूंगा, यानी कि कुछ इस तरह से जब एंगल बने तो ये यहां पर आपको पता होगा, जी हाँ दोस्तों, कि जो यहां पर ये वाला एंगल क्रिएट करेगा वही एंगल यहां पर भी मिलेगा। मतलब यहां पर अगर 90 डिग्री है तो यहां पर भी 90 डिग्री मिलेगा। तो उस तरह से दोस्तों यहां पर जो अपोजिट में एंगल क्रिएट करेगा वही यहां पर भी तो एंगल मिलेगा। तो उस तरह से दोस्तों A1A' मतलब कि इसका जो यहां पर एंगल मिलेगा वही यहां पर हमें B2A-B1 का एंगल मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम यहां पर ले लेंगे, इसको इरेज कर दूं मैं यहां पर, जी हाँ। अब इसके बाद आगे बात करें दोस्तों तो इसका क्या एंगल मिल रहा है, डेल्टा, क्योंकि इसका एंगल हमें यहाँ पर डेल्टा मिला था। जिस तरह से मैंने कहा यहाँ पर A-AT1 का डेल्टा था तो इसका भी हमें यहाँ पर डेल्टा मिलेगा। और आगे बात करें तो आर्क B2B इज इक्वल्स टू AB2 इंटू डेल्टा। अगर मुझे यहाँ पर आर्क B2B का निकालना हो, सॉरी B2B1 का, ये इतने का खाली B2B1 का, सॉरी दोस्तों B2B1 का अगर हमें यहाँ पर निकालना हो तो मुझे जिस तरह से मैंने बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पर लेंथ है और उसके साथ, सॉरी यहाँ पर हमें उसका रेडियस पता है और उसके साथ हम यहाँ पर अगर एंगल इनटू कर दें तो सामने वाले का लेंथ मिल जाता है। तो वही यहाँ पर फिर से करेंगे, देख सकते हो AB2 इंटू डेल्टा। AB2 हमारा कहाँ है, AB2 ये रहा, ये वाला पोर्शन C2 जो है इसके साथ इंटू कर देंगे हम यहाँ पर डेल्टा, क्योंकि इसका भी एंगल डेल्टा क्रिएट होगा। तो इस तरह से देख सकते हो C2 इंटू डेल्टा बताया हुआ है। अब फिर से हमें क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा फ्रॉम इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 है उसकी मदद से हमें यहाँ पर डेल्टा की फिर से वैल्यू उठा करके रख देनी होगी। जिस तरह से आपको पता था जो डेल्टा का वैल्यू आया था ये वाला 2 का इक्वेशन का, वही डेल्टा यहाँ पर आ जाएगा। तो डेल्टा का देख सकते हो T1A डिवाइड बाय 2R, और यहाँ पर जो हमारा T1 है वो क्या था, C1 था। तो यहाँ पर देख सकते हो आगे C1 इंटू C2, यानी कि C2 इंटू C1 डिवाइड बाय 2R, जो हमारा इक्वेशन तैयार होगा 4। अब इसके बाद आगे बात करें तो आर्क B2B, यानी कि आर्क B2B पूरा, ये पूरे आर्क के लिए अगर मैं देखूं तो क्या बनेगा मेरा इक्वेशन, B2B1 प्लस B1B, इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा B2B। अब इसके बाद हमारा यहां पर देखो तो B2B क्या है, O2 है। और इसके बाद देखा जाए तो B2B यानी कि B2B1 क्या है हमारा, B2B1 हमें यहां पर अभी जस्ट मिला हुआ हमारा वैल्यू ये रहा C2 इंटू C1 डिवाइड बाय 2R, वो हम यहां पर ले लेंगे, प्लस कर देंगे B1B की वैल्यू जो हमने यहां पर पहले यहां पर तीसरे इक्वेशन में पा लिया था, यानी कि C2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों यहां पर C2 का स्क्वायर है और यहां पर C2 है, और देखा जाए तो C2 स्क्वायर मतलब क्या होता है, C2 मतलब 2 बार C2 आएंगे, मतलब दोनों में C2 बेसिकली कॉमन है। तो मैं C2 को यहां पर कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट के अंदर मेरा बचेगा C1 प्लस C2 डिवाइड बाय 2R। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों सिमिलरली यहां पर देख सकते हो बताया है थर्ड ऑफसेट के लिए, यानी कि O3 के लिए। तो यहां पर O3 हमारा क्या हो जाएगा, D2D, यानी कि गिवन बाय दिया हुआ है। और इसका अगर हमें निकालना हो तो जिस तरह से अगर मैं यहां पर कहूं C2 हमारा क्या था, हमारा यहां पर नॉर्मल कोड था, तो C3 भी हमारा यहां पर, सॉरी हमारा जो सही बोल रहा हूं मैं, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक होगा क्योंकि इतनी बड़ी ये थियरी है उसको समझाने में थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है अभी विथ पीपीटी। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर C2 था वो हमारा नॉर्मल कोड बन रहा था, और जो हमारा यहाँ पर C3 था वो भी यहाँ पर नॉर्मल कोड ही बनेगा। तो जिस तरह से मैंने कहा था कि नॉर्मल कोड फिर आगे भी नॉर्मल कोड आएगा, तो सेम प्रोसीजर उसका सेम उठा के रखना रहेगा और इस तरह से सारे नॉर्मल कोड का निकाल लेना रहेगा। तो देख सकते हो हमने O2 का जिस तरह से निकाला, जो हमें O2 का मिला यहाँ पर, उसी तरह से हमें C2 में रख देना रहेगा। खाली फर्क क्या रहेगा, जहां पर C2 है वहां पर हमें कर देना है C3, जी हाँ, और जहां पर हमारा यहाँ पर C2 है, मतलब कि एक एक माइनस की साइड में लिखना है, जहां पर C2 वहां पर C1 कर देना है और जहां पर C2 वहां पर C3 कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों इसका समीकरण मिल जाएगा। और यहाँ पर ON यानी कि लास्ट कोई n संख्या तक हो तो n संख्या के लिए भी बताया है कि Cn डिवाइड बाय 2R, और यहाँ पर एक उससे कम होना चाहिए, इसलिए Cn-1 प्लस जो उसका सेम वैल्यू C1 है जिसका निकाल रहे हैं वो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से था बेसिकली, किस तरह से निकालते हैं ऑफसेट ये मैंने बता दिया। और देखा जाए तो ये बेसिकली पेपर में आता नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी थियरी है और इसके जो फॉर्मूला है उतना कुछ काम आते नहीं है, क्योंकि हम ज्यादातर यूज कर लेते हैं यहाँ पर थियोडोलाइट की मदद से बनाने के लिए, एंगल की मदद से हम कर्व को डिजाइन कर देते हैं फटाफट। अब बात आती है जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो इसी टॉपिक के ऊपर रहेगी कि विथ एंगल की मदद से हम किस तरह से कर्व का डिजाइन करते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सीधा कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।